अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरी स्मॉल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज इस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, उसका टाइटल है हक BLA अटैक इन गवादर। गवादर जो हमारा एक एयरपोर्ट है, जो कि बहुत ज़बरदस्त और हमारी इकॉनमी को बहुत एक किस्म का पिलर आप कह सकते हैं। तो इकॉनमी के लिए बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है गवादर। तो उसी पे अटैक हुआ है, जो कि BLA बलूचिस्तान की एक एजेंसी टाइप आप कह सकते हैं, उन्होंने किया है। तो उसके रिलेटेड ये वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जिस चैनल की वीडियो है वो भी आपको, उनका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप विज़िट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेसिक ये कुछ 2-3 दिन से हमारी अफ़गानिस्तान के साथ भी आजकल हालात ठीक नहीं हैं, और साथ इधर बलूचिस्तान में मतलब गवादर जो है उस पर भी अटैक हुआ है। तो उसके रिलेटेड ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, और फिर आगे आगे देखते हैं क्या होता है। डॉक्यूमेंट्स पास करने पड़े वो हम करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वालेकुम मुराद। दोस्तों, अस्सलाम। दो बहुत आम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक ग्वादर पर होने वाला एक बहुत बड़ा हमला है और पाकिस्तान की ड्रोन स्ट्राइक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कान एयरक्राफ्ट के हवाले से, जिस पर वेपन इंटीग्रेशन के ट्रायल्स अब शुरू होने जा रहे हैं। इन वेपन इंटीग्रेशन के ट्रायल के साथ साथ इसकी एक नई तस्वीर भी मंजरेआम पर आई है, जिसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम ग्वादर में होने वाले बहुत बड़े हमले की बात करें, जो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, उस इमारत पर बलोच लिबरेशन आर्मी BLA जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फाइटर्स ने हमला किया 20 मार्च को। उसकी बहुत सी तस्वीर वगैरह कल भी के दिन। मंजर आम पर आई, और वहाँ जब स्कर्मिश हो रही थी, अटैक वगैरह हो रहे थे, उसकी वीडियोस वगैरह भी मंजर आम पर आई। दोस्तों, इस अटैक का मैं ओवरव्यू थोड़ा सा आपको बता दूं तो यहाँ GDA कॉम्प्लेक्स ना सिर्फ ग्वादर की पूरी पोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहम था, बल्कि इससे रिलेटेड बहुत से एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स भी थे। और इसी के करीब लगता है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी अपनी कंस्ट्रक्शन फेज में है। दोस्तों, ग्वादर बहुत ज़्यादा अहम एरिया पाकिस्तान के इस वजह से है बिकॉज आने वाले वक्त में शायद कराची को भी एक इकोनॉमिक हब के तौर पर रिप्लेस कर सकता है बिल्कुल पाकिस्तान के लिए। करेगा और यहाँ इंशाल्लाह। चूंकि ये BRI के साथ कनेक्टेड है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ, और उसी की आगे एक ऑफशूट निकलती है CPEC, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बहुत ज़्यादा आप मेन पॉइंट से समझ लें पाकिस्तानी इकोनॉमी का फ्यूचर के लिए। तो अगर इन एरियाज में कोई भी ऐसा टेरर इंसिडेंट होता है तो उसके इम्प्लीकेशंस ओवरऑल पूरी दुनिया में जाएंगे, और पाकिस्तान की बदनामी तो ऑब्वियसली होगी। तो होता कुछ बिल्कुल। यूं है कि 8 BLA के टेररिस्ट। वैसे भी गवादर के एयरपोर्ट पे अगर हमला होना हमारे लिए ये एक सवालिया निशान भी बन सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान के पास कराची के अलावा ये दूसरा ही एक किस्म का बहरी जो समंदरी रास्ता है, वो ये है गवादर का, जो कि हमारे लिए एक इकॉनमी का ज़रिया भी है, माशियत का ज़रिया भी है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ हमला तो इसके करते हैं इसलिए GDA हमारी कॉम्प्लेक्स पर। बट सिक्योरिटी जो खुशकिस्मती है की इस बात पे यह है कि थोड़ा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों फोकस ये ज़्यादा 8 के होना 8 चाहिए मारे हमारी जाते हैं। सिक्योरिटी इन का। तमाम 8 दहशतगर्दों की लाशों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। मैं उन्हें अपनी वीडियोस में नहीं दिखा सकता, उसकी वजह यूट्यूब की पॉलिसीज है। बहरहाल मैं लिंक आपको दे दूंगा, उस लिंक में नीचे रिप्लाईज में जाएंगे तो आपको इन टेररिस्ट की लाशों की तस्वीर मिल जाएगी। यहाँ सबसे अहम चीज ये है कि 8 के 8 की दहशतगर्द हमले से पहले ही तकरीबन मारे गए, यानी कि GDA कॉम्प्लेक्स में कोई बड़ा नुकसान नहीं होने दिया गया सिक्योरिटी ज़बरदस्त। फोर्सेस की तरफ से। और उन्होंने कमाल बहादुरी से इस पूरे के पूरे वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक को रिपल्स किया। ना सिर्फ रिपल्स किया बल्कि कामयाबी के साथ उन टेररिस्ट को भी मारा। दूसरी तरफ 2 पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के सोल्जर्स भी शहीद हुए शहीद हुए। इस पूरी की पूरी स्कर्मिश में। अगर हम इन टेररिस्ट की लाशों का जरा एनालिसिस करें तो इनके पास दोस्तों M16 राइफल्स हैं। ये अमेरिकी साख्ता M16 राइफल्स इनके पास कहां से आई, तो ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। इसके बारे में आपको बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हुए मिलेंगे, हर बंदे का एक अपना अपना सब्जेक्टिव व्यू है। बिल्कुल। बट असलियत क्या है वो शायद खुदा ही बेहतर जानता है। उसकी वजूहात कुछ यूं है कि अफगानिस्तान में होने वाली बहुत सी इंटरनल। मेरे ख्याल में तो ये जो इनके पास अमेरिकन साख्ता जो असला आया है, ये तो या फिर आया है अफगानिस्तान की साइड से, क्योंकि उनका जो असला था जो भी था वो अमेरिका में वो छोड़ के सॉरी अफगानिस्तान में छोड़ के अमेरिका भाग गया था। तो या फिर अमेरिका इनको
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी है इंडिया के थ्रू या जैसे भी वो इनसे ये सब काम करवा रहा है। इंटरनल इन दोनों में पॉलिटिक्स से एक ही और है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हिली एरियाज हैं और वहां से होने वाली एक अनकन्वेंशनल किस्म की जो तिजारत है, वो इन चीजों का ट्रेस लगाना, इन चीजों का पता लगाना और मुश्किल बना देती है। क्योंकि ये जो अमेरिकी हथियार थे, अमेरिकन M16 राइफल्स, M4 कार्बाइन राइफल्स, ये अमेरिका छोड़ के गया था अफगानिस्तान में। बिल्कुल 70 बिलियन वही डॉलर बात आ के रही थी अराउंड कहने ये की। पूरे का पूरा असला था। इनमें हमवी जीप्स वगैरह और बहुत कुछ है। तो 70 बिलियन डॉलर इंडिया का एक पूरे साल का बजट होता है, और इतना असला अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था। अब वो जो राइफल्स है, M16 राइफल्स, वो TTP भी यूज कर रही होती है, वो BLA जैसी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यूज कर रही होती है। और वो यूज किस लिए हो रहा है? इन मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उन पर हमले करने के लिए। ना सिर्फ पाकिस्तान पर, 2023 में ईरान के साथ हेलमंद के एरिया में बहुत बड़े क्लैशेस हुए थे ईरान और तालिबान के दरमियान, और बाद में फिर उनमें चीजें थोड़ी सी काम डाउन हुई थी। दोस्तों, अगर ये अटैक अल्लाह ना करे कामयाब होता तो यहाँ बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि जो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है, इसके इस कॉम्प्लेक्स के साथ मुल्हिका बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं यहाँ, यानी कि पूरी एक हाउसिंग स्कीम है। उसके अलावा यहाँ आपको एक हॉस्पिटल तक देखने को मिलेगा, करीब ही आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि तामीर हो रहा है वो देखने को मिलेगा। सो यहाँ बहुत से सिविलियंस भी काम कर रहे होते हैं, यहाँ पाकिस्तान मिलिट्री भी वहाँ डिप्लॉयड होती है। तो यहाँ कोई बड़ा खुदा न खास्ता वाकया हो सकता था, जितना वेल कोऑर्डिनेट इन्होंने एक अटैक किया था, बट उसे रिपल्स करना और ऑन टाइम रिपल्स करना, तो ये पाकिस्तान आर्मी की अलर्टनेस की एक बहुत ही आला मिसाल है। उसके साथ साथ 21 मार्च की सुबह को ही तकरीबन फजर के वक्त ही पाकिस्तान ने एक ड्रोन अटैक भी किया टांगी के एरिया में। यहाँ एक बुनियादी तौर पर TTP का टेररिस्ट कंपाउंड था, जो वो एक घर में महसूर थे, इस वक्त कोई प्लानिंग कर रहे थे, और वहाँ पाकिस्तान ने एक ड्रोन स्ट्राइक कंडक्ट की है। कहा जा रहा है कि 6 टेररिस्ट इस अटैक में मारे गए हैं TTP के, और यहाँ वो प्लानिंग बेसिकली आने वाले वक्त में एक बड़े अटैक की कर रहे थे। सो यहाँ जब इंटेलिजेंस मालूमात आती हैं तो उसी वक्त उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, और अपने UCAV की मदद से, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की मदद से उन पर एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन फायर की जाती है। इस पूरी स्ट्राइक में कौन सा ड्रोन यूज हुआ है, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है हमें शाफर या विंगलोंग 2 जैसा कोई ड्रोन हमें इन एक्शन नजर आ सकता है इस एरिया में। बहरहाल ये ड्रोन स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा अहम थी, क्योंकि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही क्यों करते हैं, जब हमारे पास ड्रोन्स की इतनी बड़ी फ्लीट है तो हमें इन टेररिस्ट के खिलाफ यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसकी भी बहरहाल बहुत सी रीजंस हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उन पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा कि ड्रोन स्ट्राइक करना जितना कहने में आसान होता है, ये उतना होता नहीं है। यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिसीशन चाहिए, यहाँ आपको वो पर्टिकुलर टारगेट चाहिए जो डिमांड भी करता हो कि इस पर ड्रोन स्ट्राइक बनती है। लेकिन ये जो ड्रोन स्ट्राइक है, इसमें जो 6 टेररिस्ट मरे हैं, तो ऑब्वियसली जो आने वाले वक्त में इन्होंने एक बड़ा अटैक करना था, किसी भी पाकिस्तानी लोकेशन पर हो सकता था, उस अटैक को रोका गया है या वो अटैक अब अवर्ट हो गया है। दूसरी अपडेट पर आते हैं तो कान एयरक्राफ्ट जो कि तुर्किया बना रहा है, तुर्की का एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, और पाकिस्तान और आज़रबाईजान इस प्रोग्राम का हिस्सा है। उसमें वेपन इंटीग्रेशन के ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, इसकी नई तस्वीर भी मंजरेआम पर आई है, जिसमें यहाँ हम सोम क्रूज मिसाइल को देख सकते हैं, और जो तुर्किया का एक लोकल सा JDAM की तर्ज पर बनाया गया बॉम्ब है, हम वो देख सकते हैं। यहाँ बात की जाए तो वेपन इंटीग्रेशन टेस्ट इसकी इंटरनल बे का होगा, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं, ये बाहर वेपन्स नहीं कैरी करते, इनके अंदर एक इंटरनल बे होती है, उस अंदरूनी स्ट्रक्चर में ये वेपन्स कैरी करते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से इनकी स्टेल्थ बरकरार रहती है, ये ज़्यादा मैनूवरेबल रहते हैं, और इनकी फुर्ती और चुस्ती में भी कमी नहीं आती। जबकि 4th जनरेशन जहाज़ों में ऐसा होता है, जैसे F-16 है, JF-17 है, SU-30, इस तरह के जहाज। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए इसकी इंटरनल बे इसका एक मेन पॉइंट होता है, जहाँ जिसके इर्द गिर्द इससे मुतल्लिका जितने भी ऑपरेशंस हैं वो घूमते हैं। यहाँ इसकी वेपन इंटीग्रेशन की बात की जाए तो सबसे अहम चीज़ इसकी एवियोनिक्स या इसके कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, कि वो किस तरह असिस्ट करेंगे इन तमाम वेपन्स की रिलीज़ को लेकर, किस तरह इन वेपन्स को कोऑर्डिनेट करने में, और किस तरह इन वेपन्स को फर्दर ऑपरेट करवाने में वो मदद करते हैं। क्योंकि सेम इसी तरह के सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें F-35 में भी देखने को मिल रही हैं, जहां F-35 का जो ब्लॉक 4 बनाया जाएगा उसमें प्योरली उस पूरे के पूरे पुराने सॉफ्टवेयर को चेंज किया जाएगा। यहाँ अगर कान एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो कान एयरक्राफ्ट के लिए ये जो एवियोनिक्स से रिलेटेड एक पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। यहाँ हमें वेपन इंटीग्रेशन टेस्ट के दौरान जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, यहाँ सोम क्रूज मिसाइल देखा जा सकता है, यानी कि तुर्किया इसे बाकायदा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की तरफ जा रहा है, ना कि F-22 की तरह सिर्फ एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट। क्योंकि जो
गाइस वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।